Jai Gange. Namaste. Welcome to this week's Wellness Wednesday. इस हफ्ते का Wellness Wednesday की सीरीज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है. And it's such a joy to be able to offer you these sessions where we bring in experts, yogacharyas, teachers, and people who are actually imbibing the practice of yoga and health in their lives. And this week we have with us Shri Vimal Vadhavanji, who in profession is an advocate of the Supreme Court, but has been pursuing yogic sciences and naturopathy as a way of life, but also as a teaching, as a practice for the last 12 years. And somebody that, we've had the great fortune of having joined the Ashram Parivar, the Parmat Parivar in Seva, and he's been a beautiful addition to the family. And one of the beautiful things is that, you see him and you know that he lives that practice. So we thought this week, why not we invite him to join us in this session and ask him some questions about our wellness and health conversation that we've been having. We were speaking about, Yoga Day when it happened this year. Pujya Swamiji and Sadhviji said ki yoga cannot just be one day. It cannot be just a weekend business. It has to be life. And so this conversation was to facilitate that discussion in people's minds. कि घरों पे लोग आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो वो कम से कम इसके माध्यम से वो अध्ययन करे कि हेल्थ और वेलनेस क्या है एक्चुअली. स्पेशली आज के जो युग है, अभी जो पेंडेमिक का दौर चल रही है, उसमें ये बहुत अहम क्वेश्चन बन गया है कि हम एक्चुअली हेल्थ और वेलनेस को क्या समझते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं. तो हम पहले तो क्वेश्चन यही पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके लिए हेल्थ और वेलनेस और योग क्या है. जी नंदिनी जी, हेल्थ मेरा कोई एंगल एक अलग नहीं हो सकता. जब भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाई तो सभी जीवों को इनवेरिएबली बिल्कुल सेम प्रोसेस से एक जीवन दिया. यानी किस सेंस में कॉमन हमारा फैक्टर क्या है? प्राण हमारे कॉमन फैक्टर हैं. यही प्राण मनुष्य में है, यही प्राण नर और स्त्री दोनों में समान रूप से है, और यही प्राण चींटी से लेकर हाथी तक पक्षियों में, सभी जीवों में यही प्राण संचार हो रहा है. अब मनुष्य में एक विशेषता केवल मस्तिष्क की, दिमाग की, सोचने की, विचार करने की, और एक विजडम को डेवलप करके उस विजडम वो विचार है जो हम जीवन में प्रैक्टिस में उतारते हैं, जिसके साथ हम जीते हैं. तो उस विजडम के साथ जीवन को जीने के लिए जो एक एबिलिटी है वो मनुष्य में स्पेशल है. कॉन्शियसनेस. जी. तो उस एबिलिटी के बाद अब हमारे ऋषियों ने जो एक मानव जीवन के स्वस्थ की अवधारणा को विकसित किया कि स्वस्थ क्या है. आपका पहला क्वेश्चन है कि हेल्थ क्या है. अब हेल्थ को हम अपने ऋषियों मुनियों की परिभाषा से पहले मैं सीधा WHO की परिभाषा पर आता हूं. WHO has defined health. It is not merely absence of diseases, but it is the overall well-being of a person, physical, mental and social. अब WHO ने 3 शब्दों को लिया कि फिजिकल एब्सेंस ऑफ डिसीजेस, मेंटली काम एंड पीस, सोशल हार्मनी, हमारी सामाजिक एकता. बाहर जब हम जाते हैं तो हमें लोग भेदभाव से ना देखें, हमारा किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना हम करें ना कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करे. तो ये 3 फैक्टर्स WHO ने माने कि ये हेल्थ के फैक्टर्स हैं. इफ यू आर फिजिकली फिट यू आर हेल्दी, इफ यू आर मेंटली फिट यू आर हेल्दी, इफ यू आर सोशली फिट यू आर हेल्दी. लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने 3 ही फैक्टर्स माने थे. 3 फैक्टर्स में तीसरे फैक्टर में थोड़ा सा बदलाव था. वो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर था. वो 3 फैक्टर्स क्या थे? फिजिकल, मेंटल
और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के स्थान पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सोशल वर्ल्ड को ले लिया। अब मैं एक चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एक आदमी जो जीवन जी रहा है, उसके जीवन का मूल आधार और सभी पशुओं का, सभी पक्षियों का मूल आधार हमारे प्राण हैं। प्राण का अर्थ, हमारे प्राण हमारा जीवन देते हैं और हमारी आत्मा का एक अस्तित्व है। प्राणों के साथ ही हमारा जीवन शुरू हुआ माँ के गर्भ में, तो उस प्राण को हमें भूलना नहीं चाहिए। और उस प्राण के साथ हमारी एक आत्मिक यात्रा जुड़ी हुई है। ये जीवन ऐसा नहीं हमें सोचना कि जन्म से पहले हमारा कुछ भी नहीं था, और हमें यह भी नहीं सोचना कि मृत्यु के बाद हमारा कुछ भी नहीं होगा। ये प्राण यात्रा, ये आत्मा की यात्रा हमेशा चलती रहेगी, ये अनवरत है। इट इज कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग, इट इज कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ सोल। अब सोल को छोड़ दिया तो WHO की डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो गई। लेकिन WHO ने इस डेफिशिएंसी को समझा। 1946 में यह परिभाषा डिसाइड हुई थी, जब उसी वक्त एक डिमांड आई थी कि इसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जोड़ना चाहिए। 4 कर सकते थे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड देन सोशल। तो लेकिन वहां वो प्रस्ताव पास हुए, डिस्कशन में आए, लेकिन उन प्रस्तावों के पास होने का असर कुछ नहीं आया, क्योंकि डेफिनेशन डिक्लेयर हो चुकी। अब उसके बाद WHO की मूवमेंट आगे चली। आई सपोज इन 80s also this resolution again was moved and again it was adopted. फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है कि फॉर द लास्ट अबाउट 20 ईयर्स एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसने भी अपनी एक सिफारिश दी है, रिकमेंडेशन दी है कि स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना चाहिए। WHO ने आज तक इसको इसलिए नहीं जोड़ा, अंडर ए मिथ, अंडर ए मिसकंसेप्शन। WHO ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी को हम एक्सेप्ट तो करते हैं हेल्थ में, लेकिन हम इसको छोड़ रहे हैं अलग अलग देशों में प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस पर, कि हर देश अपने हिसाब से, अपनी प्रैक्टिसेस के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को इस हेल्थ की डेफिनेशन में जोड़ दे। लेकिन किसी देश के पास इतना विवेकशीलता सरकारों में नहीं है, क्योंकि सरकारें क्या हैं। अब एक मिनट के लिए मैं मॉडर्न डेमोक्रेसी या पॉलिटिक पर आता हूं। व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम? पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखेंगे सरकारों में हवाई जहाज चलाने की, मैनेज करने की एक मिनिस्ट्री है, सड़कों को मैनेज करने की एक मिनिस्ट्री है, उसके बाद एजुकेशन की एक मिनिस्ट्री है। व्हाट इज दैट एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन। और उसके बाद इंजीनियरिंग को मैनेज करने की अलग मिनिस्ट्री है, खेती को मैनेज करने की मिनिस्ट्री है, साइंस को मैनेज करने की मिनिस्ट्री है। हमारी लगभग 40-50 मिनिस्ट्रीज हैं एक देश की। सारी मिनिस्ट्रीज मटेरियल्स को मैनेज करने की मिनिस्ट्रीज हैं। हमारे देश के नागरिकों के अंदर जो स्पिरिट काम कर रही है, जो प्राणवायु है, उस प्राणवायु पर ध्यान करके हम अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करें। इस बात की गाइडेंस देने के लिए हमारे देश में तो क्या, सारे संसार में कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है। अगर ऐसी मिनिस्ट्री कोई होती तो उसका नाम होता, जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसी तरह होता स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का प्रयास सरकारों में होता तो शायद हमारे संसार से ये बीमारियों का दौर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, गायब हो जाए, वैनिश हो जाए बीमारियां, क्योंकि हम स्पिरिट पर ध्यान नहीं देते। जो लोग आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा पर चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करने के बाद क्या होता है, जब हम मेडिटेटिव लाइफ जीते हैं, जब हम मेडिटेटिव लाइफ जीने के बाद आदमी अपने आप को स्टेबल महसूस करता है, माइंड को स्टेबल करता है। और अब अगले कदम पर आओ, स्पिरिचुअलिटी के बाद अगला कदम आया मेंटल। तो मेंटल लेवल पर जब आदमी स्टेबल हो गया तो उसके अंदर जो हार्मोन्स और जो एंजाइम्स निकल रहे हैं वो प्रॉपर बिल्कुल बैलेंस्ड स्टेट में उसको ले आते हैं। जो भी खाया वो हजम होगा, जो भी खाया उसका प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके शरीर को मिलेगी। और हमारी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम जो आज दुनिया में पैदा हो रही है, बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है, पेट से ही पेट को सारी बीमारियों का एक माता कहा गया है। पेट की बीमारियां अगर हैं तो इसका मतलब बहुत सारी बीमारियों के चांसेस हो गए। पेट की बीमारी क्या है? हम जो भी खाते हैं, चाहे वो हेल्दी खाएं, अनहेल्दी खाएं, हमारा वो डाइजेशन में नहीं आ रहा। डाइजेशन में क्यों नहीं आ रहा?
जो ब्रेन के स्टेबल होने के बाद जो एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होने थे, इंस्टेबिलिटी के कारण वो एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे, इसलिए वो डाइजेशन की प्रॉब्लम। हम नॉर्मल फूड भी खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, उसका कारण यही है। अब स्पिरिचुअलिटी के बाद जब मेंटल स्टेबिलिटी आई तो हमारी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी सारी खत्म हो जाएंगी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। और अगर इन तीन चीजों पर आदमी खरा हो गया, एकदम शुद्ध हो गया, प्योरीफाइड हो गया, तो नेचुरली when he will move out of his house, he will neither discriminate nor he will allow anyone to discriminate others. तो हमारी सोशल हार्मनी ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश होगी अगर हम स्पिरिचुअल फोकस करें, स्पिरिचुअल के बाद मेंटल और फिजिकल हेल्थ अपनी गेन करें, और सोशल हेल्थ तो हमारे हाथ में है। फिर उसके बाद एक ऋषि आदमी होगा, एक साधक होगा, एक डिवोटी होगा, एक मेडिटेटिव स्टेट का आदमी होगा, तो वो सोशल डिसहार्मनी कभी नहीं क्रिएट होने देगा। तो इस तरह से ये हमारी हेल्थ की डेफिनेशन में ही डेफिशिएंसी है। आज हमारे पास इंस्पिरेशन का अभाव है और इसके कारण ये सारी बीमारियां हमारी बढ़ती जा रही हैं। Yes, he explained so beautifully that the underlying prana, what he said, the life force. So if we focus on that life force, which is essential in every living being, that life force, when we bring attention to that and remain and then bring balance to that, that automatically instills health. And that is where then he took us to the definition of WHO and explained the necessity of bringing in the spiritual aspect to that definition in order to make it holistic. And then he emphasized also the essence and the significance of the spirit, right? Because when we bring in the aspect of the spirit, then that brings us to a frequency where health is the natural state. There's nothing but health if you are truly there at the level of the spirit. And that I think I tried in a nutshell to explain what he just shared. Yes. And I wanted to ask you कि जैसे हम भारत में कहते हैं स्वस्थ, है ना, और या स्वास्थ्य, Yes. लेकिन ये इसका भी थोड़ा सा हम अगर तोड़ ले, स्व में स्थित, स्वस्थित इति स्वास्थ्य, स्व में जो स्थित है, हाँ, स्व में जो स्थित है वो स्वस्थ है। तो हमारी तो बेसिक डेफिनेशन ही स्व ओनली क्या है? हम स्व, स्व को सोल, कैसे समझे? सोल, हमारे प्राण, हमारी सोल, हमारी आत्मा, वो स्व है। जब आदमी स्व में स्थित होता है तो वो स्वस्थ है। हमारी तो एक ही डेफिनेशन है, WHO ने 3 बनाई, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। हम कहते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सबका आधार स्पिरिचुअल है। तो हमारी स्पिरिट स्व है। अब अगर हम हर रोज, मैं जब भी लोगों से पूछता हूं कितनी देर मेडिटेशन करते हो, ये मेरा कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों से। मैं आज भी सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, कितनी देर आप मेडिटेशन करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने जीवन में एस्टेब्लिश कर ले कि हम इतनी देर मेडिटेशन करते हैं, मे बी 10 और 15 मिनट्स मॉर्निंग एंड 10 and 15 मिनट्स इवनिंग बिफोर स्लीप, आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, 2 टाइम आप रख लें। 10-10 15 मिनट भी अगर आपने मेडिटेशन कर ली, तो मेडिटेशन में आपको केवल अपने श्वास के साथ फोकस करना है। इनहेलिंग, ये मेरा श्वास, श्वास पर ध्यान लगाए रखना, फिर उसको रोक लेना, रोकने के बाद उसी श्वास पर ध्यान रखना। यहाँ ये जो ब्रह्मरंध्र है, ये मस्तिष्क है, ये सारी समस्याओं को पैदा करने वाला भी है और सारी समस्याओं का इलाज करने वाला भी है। आपके जीवन की एक एक समस्या का इलाज यहाँ से होगा, और आपके जीवन की एक एक समस्या खड़ी है क्योंकि यहाँ कमी है। ये तो क्वेश्चन, कई लोग बैठते हैं ध्यान के लिए, तो हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं, ये है, ये है, ये है, Natural, ये है, natural. मतलब 10 बहाने होते हैं। नेचुरल। और जब बैठते हैं तब भी वो जो श्वास पे ध्यान देने को आप कह रहे हैं ना, मन में इतने सारे विचार, इतनी सारी चिंताएं, इतनी सारी चीजें चलती है कि वो श्वास पे ध्यान नहीं आ पाता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं शुरुआत में हर व्यक्ति को, किसी को ये नहीं कहता कि विचारों को रोक दो, क्योंकि विचारों को रोकना इम्पॉसिबल काम है। विचारों को रोका ही नहीं जा सकता, विचारों को आने दो। 1 मिनट, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना खाते हुए केवल एक चीज का ध्यान तो कर सकते हैं कि ये मैंने चपाती का ग्रास लिया, इसको मैंने सब्जी लगाई, ये मैंने सलाद लिया। इस तरह जब आप ध्यान लगाते हैं तो एक एक चीज पर ध्यान लगाते हुए आपका ध्यान वहां केंद्रित हो जाएगा। उस वक्त आपको दूसरे विचार नहीं आएंगे। उस वक्त भोजन करते समय आपका टीवी ऑन नहीं रहना चाहिए, भोजन करते समय फोन ऑन नहीं रहना चाहिए। आप फोन कर रहे हैं और आप भोजन पर ध्यान लगा ही नहीं सकते। इसी तरह
मेडिटेशन का बड़ा सिंपल प्रैक्टिस है। आप विचारों को रोकने का प्रयास मत करो, आप केवल श्वास पर ध्यान लगाने का प्रयास करो। जब मैं श्वास को इनहेल कर रहा हूँ, जब मैं उसको रोक रहा हूँ, जब मैं उसको एक्सहेल कर रहा हूँ, तो उस पर मेरा ध्यान लगा रहे। बीच में विचार आएंगे, उसके बाद फिर श्वास पर आ जाओ। तो आपका अभ्यास बल्कि 15 मिनट से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा, आप एक संकल्प कर लो, मुझे 11 बार श्वास को इनहेल एक्सहेल को ध्यान करना है। आप एक ध्यान करेंगे, फिर विचार आएंगे, 2-3 मिनट लग जाएंगे, फिर एक, आप इस तरह से एक घंटा मेडिटेशन में बैठ जाएंगे। तो मेडिटेशन का टाइम इजी होगा। विचारों को मत रोको, अपने ध्यान को केंद्रित करो। ये मेडिटेशन की सिंपल फिलॉसफी है। विचार आते भी है तो वापस लेट इट अपना कम एंड ध्यान गो, अपने श्वास पे दे विल ले गो। अपने आप को ध्यान हमेशा श्वास पर रखो। तो मेरा ध्यान श्वास पर ही रहता है। वो श्वास रोका हुआ है तो मेरा ध्यान मस्तिष्क पर रहता है। वहीं मस्तिष्क में ही सारी समस्याओं का इलाज होगा। ना आप जब के श्वास रोका है, कई लोग श्वास रोक नहीं सकते, और अगर बिगिनर्स है तो कुछ लोगों को रोकना भी नहीं चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो श्वास रोक नहीं सकता, लेकिन वो परमिसिबल लिमिट अपने आप तय करो। मैं 5 सेकंड के लिए श्वास रोक सकता हूँ, और 5-10 सेकंड किसी के लिए अवॉइडेबल, सबके लिए है। 5-10 सेकंड कोई भी कर सकता है। तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, मैं 1 मिनट करता हूँ। 1 मिनट से ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी। जितनी कैपेसिटी है उतनी देर श्वास रोकना है, और धीरे धीरे वो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता जाएगा और वो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इनहेलिंग एक्सहेलिंग 2 कॉमन फीचर्स हैं, और रिटेंशन का जो पीरियड है उसको आप अपनी योग्यता से डिसाइड करो, लेकिन ध्यान वहाँ रहना चाहिए। I mean, in the beginning, you can just start with the awareness on the breath. I mean, it's said so beautifully, you know, जब हम भोजन करते हैं या जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि टीवी भी चल रहा है, नोटिफिकेशंस भी आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो चीज़ कर रहे हैं वो हम फुली प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो उसी से क्रिएट होती है। भोजन भी, हम भोजन कर रहे हैं तो टीवी भी ऑन है, उन्होंने कहा, और फ़ोन भी अपना चल रहा है। तो उस समय हमें कैसे पूरी तरह से, वो भी ध्यान है, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। And that was so beautiful. So one thing that I'd like to also just bring in कि भारत में स्पेशली आप देखेंगे, विश्व में भी, in I think if you look at the world, there's rising levels of diabetes, there's rising levels of, you know, hypertension, blood pressure की problems, obesity. In fact, I think India is the diabetic capital of the world. So how do we, are there some tips and techniques that we can recommend, even maybe 3-4 techniques we can recommend that people can apply right now to make their lives more healthy? देखिए, ये जो बीमारियों से बचने के लिए बेसिकली मैं समझता हूँ 2 टेक्निक्स हर आदमी को फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट इज लिविंग हैबिट्स। आप जीवन कैसे जी रहे हैं, आपको हर वक्त अपने जीवन पर चिंतन रखना है कि मैं जीवन कैसे जी रहा हूं, कितनी मेरी समस्याएं हैं और मैं उन समस्याओं को कितना सक्सेसफुली सॉल्व करता जा रहा हूं। दूसरा, ईटिंग हैबिट्स। अब लिविंग हैबिट्स में सबसे पहला माइंड से रिलेटेड है कि यहाँ परमार्थ में हमारे पास श्रद्धालु आते हैं, पूज्य स्वामी जी से मिलते हैं। लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम जीवन की समस्याएं। तो लिविंग हैबिट्स के कारण ही जीवन की समस्याएं पैदा होती हैं। अर्ली टू राइज एक फीचर है सारी समस्याओं को बैलेंस करने का, न्यूट्रलाइज करने का। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप अपने जीवन को अच्छी तरह से प्लान करते हैं, सारे दिन को प्लान करने के बाद आप टाइम से एक काम को, पहले काम को शुरू करते हैं, टाइम से फिर दूसरे काम को शुरू करते हैं, लेकिन लोगों को हो नहीं पाता, और वो आप हरी अप नहीं रहते, तो वो आपकी आधी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ अपने जीवन को जीना शुरू कर दें, वो लोग कर नहीं पाते। उसका कारण क्या है? तो वो सारी प्रॉब्लम्स उनकी अपनी लिविंग स्टाइल्स में आएंगी। लोग रात को जहां 9 बजे आयुर्वेद के हिसाब से, नेचुरोपैथी के हिसाब से 9 बजे सोने का एक हमारा समय होना चाहिए। 9 नहीं तो कभी 9:15 हो गए, 9:30 हो गए, चलो 10 भी बज गए, लेकिन यहाँ तो 12 बजे, 1 बजे सुबह उठ के, कई बारी जब मैं वेद मंत्रों की पोस्टिंग करता हूँ तो किसी के नज़र जाती है तो रात को 1 बजे तक वो ऑनलाइन था, रात को 12 बजे तक ऑनलाइन है लोग। तो ये व्हाट इज दिस? ऑनलाइन आपको भगवान के साथ रहना चाहिए, ऑनलाइन हमें अपनी आत्मा के साथ रहना चाहिए। हम ऑनलाइन इस अपरेटस में हैं, इस अपरेटस के कारण नींद खराब हो रही है। दूसरा, लिविंग हैबिट्स क्यों हमारी खराब हो रही हैं? लिविंग हैबिट्स हमारी खराब हो रही हैं, हमारा जीवन हमारी ईटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी ईटिंग ही हमारी लिविंग हैबिट्स को डिसाइड कर रही हैं। हम जो खा रहे हैं,
अब उस पर मैं आता हूँ। एक बेसिक फार्मूला साइंस का हमारे भोजन में परमिसिबल है, अल्कलाइन और एसिडिटी की रेशो, अल्कलाइन और एसिडिक रेशो 80:20। 80% अल्कलाइन भोजन होना चाहिए हमारा सारे दिन में और 20% एसिडिक परमिसिबल है। अब पहले इसको समझना है एसिडिक और अल्कलाइनिटी क्या है। पीएच फैक्टर होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। तो उस पोटेंशियल हाइड्रोजन की ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। एसिडिक भोजन वो है जिसको हमारा लीवर बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाता, एसिडिक को उसे रोकना होता है। सिर्फ वो सारे दिन में 20% एसिडिक को अंदर अलाउ करेगा और वो भी यूजफुल एसिडिक जो लुब्रिकेंट की तरह हमारे शरीर में जा रहा है, ऑयल्स हैं, फैट्स मटेरियल्स हैं, वो चीज़ों को अलाउ करेगा। 80% अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब बेसिक आप समझ लो प्योर इन नेचर, जैसा सृष्टि ने पैदा किया वैसा भोजन अल्कलाइन भोजन है। अब जितने फ्रूट्स हैं उन फ्रूट्स को अगर आप खाते हैं अल्कलाइन, वेजिटेबल्स में जितनी सलाद आप खाते हैं उतना अल्कलाइन, पानी बेसिकली ओनली सिंपल वाटर इट इज अल्कलाइन। इस वाटर में आप जैसे जैसे कुछ भी मिक्स करते जाएंगे वो एसिडिक बनाता जाएगा उसको। वाटर में आपने चीनी मिला ली, नमक मिला लिया, वो हैवी कंटेंट्स आ गए, आपने शिकंजी बना के पी, आप अपनी तरफ से बड़ा कल्याण का काम कर रहे हैं, बट दैट हैज़ बिकम एसिडिक। तो थोड़ा बहुत एसिडिक टेस्ट के लिए हमें लेना पड़ता है, इसीलिए 20% रेशो आ गई। अब आते हैं हम भोजन पर। जब हम भोजन बना रहे हैं तो एसिडिक का एक फार्मूला, रादर दो फार्मूला, एक ही कॉमन ओरिजिन के दो फार्मूलाज हैं, उनको समझिए। ऑयल प्लस साल्ट इक्वल्स टू एसिड, ऑयल प्लस साल्ट इक्वल्स टू एसिड। सेकेंड ऑयल का ही है, ऑयल से जनरेट हुआ, ऑयल प्लस वाटर इक्वल्स टू एसिड। अब आपको जब भोजन बनाना है, किचन में आपने कुकिंग करनी है तो कुछ भी नहीं बना सकते, बहुत कुछ बनाएंगे। अब आप ऑयल को मिस कर दो, वहां से ऑयल को कुकिंग में यूज करना बंद कर दो, ऑयल आपकी किचन में रहे एक अच्छा प्योर ऑयल। प्योर ऑयल का मतलब शुद्ध गाय का, देसी गाय का घी, केवल एक मेरी नज़र में ये शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी, यही एक ऐसा ऑयल है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक है। अदरवाइज कोकोनट ऑयल, अब कोकोनट ऑयल लोग सोचते हैं कुकिंग में यूज़ करें, कोकोनट ऑयल से बालों की मालिश करते हैं, सिर की मालिश करते हैं, शरीर की मालिश होती है। तिल का तेल, जिस तरह से तिल आप खाते हैं, आप तिल के तेल को मुझे दो, 1 चम्मच 2 चम्मच मैं हाथ पर रखता हूँ और उसको ऐसे खा जाता हूँ। इसी तरह नारियल का तेल, नारियल का तेल मैं ऐसे लेता हूँ कई बारी 1 चम्मच 2 चम्मच और उसको पी जाता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कोई रेयरली कोई आपको मिलेगा जो ऐसे तेल को रॉ ड्रिंक कर ले। अब सरसों का तेल मुझे दो 2 चम्मच, मैं हाथ पे डालूंगा और उसको ऐसे पी जाऊंगा, उसको बड़े मजे लेके टेस्ट से खाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप, चाहे गाय का घी हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे आपका नारियल का तेल हो और चाहे तिल का तेल, ये बड़े अच्छे, रिफाइंड को तो बिल्कुल आउट कर दो जीवन में से, क्योंकि रिफाइंड मीन्स प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग मीन्स सो मेनी फाल्ट्स एंड सो मेनी हार्म्स। अब हम आते हैं इन 3-4 ऑयल्स पर। ये ऑयल डायरेक्टली कंजम्पशन हो सकती है, लेकिन कितना ही इंपॉर्टेंट ऑयल हो, कितना ही कॉस्टली ऑयल हो, अगर इस ऑयल को आपने हीट के ऊपर, नीचे बर्निंग हीट गैस, ऊपर वेसल में डाला आपने ऑयल, और ऑयल के अंदर डाला आपने साल्ट छोंक लगाने के लिए, और ऑयल में डाला आपने पानी में भीगे हुए या पानी में बॉयल्ड पल्सेस, या आपने सब्जियां डाली तो उनमें पानी है, तो जैसे ही ऑयल में पानी टच होगा एसिड बनेगा। तो इसका इलाज ये है, मेरा अपनी बहनों से, बेटियों से सबसे मेरा निवेदन है कि कुकिंग जब करती हैं तो ऑयल को मिस कर दो। ऑयल को हम बनाने के बाद ऊपर से डालेंगे, कौन सा ऑयल, गाय का घी या नारियल का तेल या तिल का तेल, इनको हम डायरेक्ट कंजम्पशन करेंगे, लेकिन कुकिंग में ऑयल का यूज नहीं करना। अब कैसे करना है, छोंक कैसे लगाना है, तो आपने जीरे को, भुना हुआ जीरा लिया, आपके अपने छोकिंग वेसल जो छोक करना है उसमें, वेसल में आपने जीरा डाल दिया भुना हुआ, पहले से भून लिया, और उसके बाद आप टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन, हरे पत्ते, जिसमें धनिया, पुदीना, जो जो चीज़ आप छोंक में डालना चाहते हो उस सब की मिक्सी में चला के एक प्योरी बनाओ। उस प्योरी को आप अपने उस वेसल में डाल दो जिसमें आप छोंक लगा रहे हो। अब वो छोंक तैयार हो गया, उसके बाद आप उसमें अपनी दालें डाल दो या अपनी सब्जियां डाल दो, आपकी डिश तैयार। और मसाला डालो, मसाले डालो, नमक डालो, सब कुछ डालो।
क्योंकि ऑयल नहीं है तो नमक रिएक्शन करेगा नहीं, ऑयल नहीं है तो वाटर रिएक्शन नहीं करेगा। उसकी कुकिंग आपने कर ली, सब्जी तैयार हो गई, बिल्कुल वही फ्लेवर वही टेस्ट होगा। अब आप गाय का शुद्ध घी लो और जब सर्व करने लगो, ताकि एक कटोरी में सर्विस वेसल में ही वो घी डालना है। आपने प्रिपेयर्ड डिश में अपनी बहुत बड़े बर्तन में कढ़ाई में घी नहीं डालना, क्योंकि उसको कभी बाई चांस आपको दोबारा गर्म करना पड़ गया तो वो दोबारा गर्म करने में फिर एसिडिक हो जाए। हीट के ऊपर ऑयल और नमक इकट्ठे हीट नहीं होने चाहिए। तो अब आप सर्विंग वेसल कटोरियों में आपने दाल डाली, चने डाले, जो भी आपने डिश बनाई वो डाली और ऊपर से घी डाल दिया, बड़ा ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आएगी, हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा उसका, क्योंकि ऑयल कुकिंग में और ज़्यादा बर्न होता है और ज़्यादा एसिडिक अपने आप में भी होगा। अच्छा, एक चीज़ और, ऑयल प्लस साल्ट इक्वल्स टू एसिड, ऑयल प्लस वाटर इक्वल्स टू एसिड, ऑयल इटसेल्फ आफ्टर लॉट ऑफ कुकिंग बिकम्स एसिड। तो ऑयल को हीट नहीं करना ज़्यादा। अब मैं आपको दूध का भी एग्जांपल बताता हूँ। दूध आप रॉ पिए, गाय का दूध। अब पुराने ज़माने में रिवाज था, गाय का दूध निकालते निकालते ही मेरे मुंह में डालो। मेरे नाना जी, मेरे मामा जी बनाते थे, गाय का दूध निकालते थे तो हमारे मुंह में धार डालते थे। उसको उसको कहते हैं वो अपना, अभी आप बच्चों को मालूम ही नहीं होगा कि कहाँ से निकल। अब आजकल के बच्चों का सौभाग्य भी ऐसा नहीं है कि गाय के पास जाएं, वहां दूध निकल रहा हो उस वक्त। आजकल पैक्ड आ रहे हैं। अब पैक्ड क्या आ रहे हैं, दूध कैसे तैयार हो रहा है, केमिकल से तैयार हो रहा है। इसलिए पैक्ड को तो हाथ जोड़ो, जहां कहीं फ्रेश मिल्क मिले। और केवल देसी गाय हमारे देश में प्रचलन होना चाहिए। हमारे देश में ये ब्रीड आज भी सुरक्षित है, बहुत बड़ी मात्रा में है। हमारी सरकारों को भी चाहिए इसी ब्रीड को डेवलप करे, हमें विदेशी ब्रीड नहीं चाहिए। खास तौर पे विदेशों में क्या है, गाय को भी खाने के लिए मांस दिया जा रहा है, स्टेरॉइड्स वाला मांस दिया जा रहा है। गाय स्टेरॉइड्स खा रही हैं, उन गाय के दूध को जब बच्चे पी रहे हैं। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड हमारी बच्चियों का 13-14 साल का हुआ करता था, आज भी है भारत में, लेकिन विदेशों में 6-7 साल की बच्ची का मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हो जाता है। और अभी मैं एक डाटा पढ़ रहा था, 18% ऑफ अमेरिकन यूथ आर कैरिंग देयर यूरिन बैग्स विद देम, क्योंकि वो सेंसेशन खत्म हो जाती है स्टेरॉइड्स खाने से। तो इसलिए एलोपैथिक मेडिसिन से दूर रहने के लिए एक फार्मूला आज का, एसिडिक नहीं खाना। अब जितना भी आप बाहर लिफाफा बंद पैक्ड चीजें, उसमें केमिकल्स, उसमें प्रिजर्वेटिव्स, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स, आप जितने पैक्ड जूसेस पी रहे हैं, ये है जी फ्रूटी, इसमें आम का जूस है, लेकिन आम के नेचुरल आम की एक बूंद भी उसमें नहीं मिलेगी, केवल पाउडर्स हैं। उन पाउडर्स में फ्लेवर्स हैं, टेस्ट हैं। मेरे पास एक ऐसा पाउडर है जो पोमीग्रेनेट उसका पाउडर है, और उसको एक गिलास में पाउडर डालूं, अगर उसको आप ड्रिंक करो, आपको अनार की स्मेल आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे अनार का जूस पी रहे हो, लेकिन वो मेरे को पता पाउडर है। तो इस तरह के पाउडर बेस्ड, केमिकल बेस्ड चीजें जो प्रिपेयर हो रही हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हैं। पैक्ड से मुक्ति करो, पैक्ड मटेरियल कभी नहीं खाना। मजबूरी हो कभी तो अलग चीज है। तो उसके बाद पैक्ड मटेरियल से मुक्ति के बाद हमें घर पे खाना है, घर पे एसिडिक नहीं खाना, हमें अल्कलाइन रिच फूड बनाना है। बस ये छोटा सा फार्मूला आज के इस हमारे सेशन के लिए पर्याप्त है। और मैं समझता हूँ अगर इस फार्मूले को, और उससे पहले जो फार्मूला दिया बिगनिंग में, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन अगर हमने स्टार्ट कर दी तो थोड़ा बहुत एसिडिक भी हजम हो जाएगा। लेकिन मेडिटेशन नहीं है तो कुछ भी हजम नहीं होगा। आपका आत्मा पर ध्यान नहीं है, आपका केंद्र, अपने जीवन का केंद्र आपकी आत्मा नहीं है, तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप समस्याओं का समाधान भी नहीं कर सकते। भोजन एक समस्या बन गई आपके लिए, आप बाहर की समस्याओं का भी समाधान नहीं कर सकते, आपने भोजन को भी एक समस्या बना लिया, उसका भी समाधान नहीं हुआ। तो इसलिए स्पिरिचुअल रहना, पहला फार्मूला, एसिडिक नहीं खाना, अल्कलाइन खाना, ऑयल में कुकिंग नहीं करनी, और बाहर का प्रिजर्वेटिव पैक्ड फूड नहीं खाना, ये मेरा निवेदन है। So I just summarize that in English because it's so beautiful. So we already discussed about the essence of spirituality, and we also discussed how the Hindi word, the Sanskrit word of health is swast, and within that definition is the essence of the one who is established in the self, in the spirit, is healthy. And that was what he was getting at in the beginning as well. And so it was beautiful to see that. And then he explained so beautifully some tips that we can bring into our lives to stay healthy, and very simple things he's explained. Because one of the things we asked him was,
why do we see such a rise in disease in all over the world, especially in India? We see so much of diabetes and hypertension and obesity also increasing. And he said so beautifully, two aspects we need to focus on: our eating habits and our lifestyle. And this is where we know हम आहार विहार विचार व्यवहार ये सारी चीजें जो ले आते हैं, these are the things that we have to focus on. What are we eating and how are we living? Those are the two things he is asked us to focus on. And in eating also, this is so beautifully just right now ki how eating has become a problem also, because what we are eating is unhealthy. What we are eating is packaged, what we're eating is what can be microwaved, what we're eating is preservatives, what we're eating is acidic, and therefore what is going on inside is also disease creating. So if we want to maintain a healthy environment, we must eat healthy as well. And some tips he's given us so beautifully of what we can do. So he explained about water, and water is being something that is alkaline by its nature, but if you add something like sugar or you add processed powder, then that becomes acidic. So just water by itself, you can drink, and that is alkaline. But also, simple things like how we cook. So many of us cook at our homes and we add some ghee and we add, salt, and we add water and we add then the sabjis. And he says that formula of acidic, when we add water to oil, that's acidic. When we add salt to oil in, boiling in our vessel, that becomes acidic. So he explained how we should do it in a way where we are actually making the dish without oil and then adding the oil afterwards. Now I know that sounds really revolutionary, क्योंकि I know कई लोग को लग रहा होगा बड़ा अटपटा कि यस कैसे करेंगे. तो we'll try कि आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करिए, हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए कैसा गया. इन्होंने बहुत डिटेल्स में आपको बताया है. हम प्रयास करेंगे कि ऐसे सेगमेंट्स, लेकिन वी आई थिंक एटलीस्ट आई वुड लाइक टू नो कि वो ऐसा डिश टेस्ट कैसे करता होगा और हम इसको घर पे कैसे बना सकते हैं. ही इज by God's grace here with us at Parmarth. तो हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपको ऐसे हेल्थ टिप्स ले आते रहेंगे और कोई एक ऐसा स्पेशल डिश जो इस तरह से प्रिपेयर हुआ है आपके लिए बना के आपके साथ शेयर करेंगे. And in the meantime, stay connected to our social media pages for more. And we thank Shri Vimal ji for joining us today. इतना सुंदर उन्होंने हमें आज ज्ञान दिया, टिप्स दी, हेल्थ और लाइफस्टाइल के लिए रिकमेंडेशंस दिया. सो थैंक यू सो मच. और जो लोग एक्सपीरियंस करना चाहें वो लोग परमार्थ आश्रम में आएँ, ट्रीटमेंट के लिए आएँ या ट्रेनिंग के लिए आएँ. तो ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग दोनों यहाँ मिलेंगी आपको. हम ऐसा अल्कलाइन फूड 2-3 दिन पेश करके और आपको एक हैबिचुअलाइज करेंगे. आप भी घर पे जाके इसी तरह का फूड खाएं. ओम. So not only sharing it online, but we'll be having a facility here also that we'd like to offer with naturopathy and health here at the ashram. And so we welcome you to come join us at the ashram to learn how you can live a healthy lifestyle filled with wellness, filled with yoga, filled with love, and filled with light. And so join us again next week. And in the meantime, stay connected to our social media pages for inspiration and for divine light. And then join us for Wellness Wednesday next week. Jai Gange. ओम.